वेलकम टू अपडेट आईएएस। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे जिसका इंडिया के लिए बहुत ही स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है। लेकिन एक बात थोड़ी स्ट्रेंज है कि जिस एससीओ समिट को अटेंड करने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ प्रेजेंट हुए, उसे मोदी जी ने अटेंड क्यों नहीं किया और एस जयशंकर साहब को भेज दिया। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। एक सेंट्रल एशियाई देश कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में 3 जुलाई से 4 जुलाई तक एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट हुआ। तो सबसे पहले हम एससीओ के बारे में बात करते हैं। एससीओ एक मेजर रीजनल इंटर गवर्नमेंटल का मतलब है कि सरकारों का ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेंबर केवल एक देश की सरकार हो सकती है। कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसका मेंबर नहीं हो सकता है। ये याद रखना है कि एससीओ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसका मेंबर नहीं हो सकता है। एससीओ के अब तक 9 मेंबर हुआ करते थे, लेकिन अब ये हो गए हैं 10 क्यों हो गए हैं? क्योंकि अभी कल ही 4 जुलाई 2024 को बेलारूस को इसका मेंबरशिप मिला है। तो अब क्या है, एससीओ के अब 10 मेंबर हो गए हैं। एससीओ एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फॉर्मेशन 2001 में चाइना के शहर संघाई में हुआ था। 2001 में इसका फॉर्मेशन हुआ था संघाई, जो चाइना का एक बहुत फेमस शहर है। ये इंटर गवर्नमेंटल है, ये चीज याद रखना है। चाइना, रसिया और 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। यहाँ पे ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। ये कजाकिस्तान है, चाइना है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, रसिया और ताजिकिस्तान। आगे इसको हम बताएंगे कैसे याद करना है। एससीओ को संघाई 5 मैकेनिज्म के स्थान पर फॉर्म किया गया। पहले ये संघाई 5 मैकेनिज्म ये एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था जिसका गठन यहाँ पे जिसका फॉर्मेशन 1996 में किया गया था। इसको किया गया था चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। इनके द्वारा संघाई 5 मैकेनिज्म का स्थापना किया गया था 1996 में, लेकिन 2001 में इसी का नाम बदल के एससीओ कर दिया गया। संघाई 5 मैकेनिज्म की स्थापना रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान ने 1996 में किया था, जिसको 2001 में बदलकर एससीओ कर दिया गया। ये बात याद रखना। हेड ऑफ स्टेट काउंसिल, यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट काउंसिल है, ये इसकी सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। और एससीओ का जो समिट होता है हर साल में एक बार होता है, हर साल होता है। ये सवाल पूछ चुका है, ये याद रखना है कि हर साल इसकी समिट होती है। एससीओ चार्टर, अब एससीओ चार्टर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एससीओ चार्टर जो एससीओ का गोल, प्रिंसिपल और स्ट्रक्चर इत्यादि तय करता है, इसको 2002 के सेंट पीटर्सबर्ग समिट में साइन किया गया था। ये रसिया में इसको साइन किया गया था 2002 में। ये है कुछ फैक्ट्स यहाँ पर याद रखने वाले हैं। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? ये चाइना के बीजिंग में है। इसका फुल फॉर्म संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में ये बना था। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? अगर इसका कोई भी काम होता है तो उस कौन से लैंग्वेज में होता है? वो होता है चाइनीज़ में या रसियन में। ये चीज़ याद रखना। हर जगह इंग्लिश का बोलबाला होता है, यहाँ पे नहीं है। चाइनीज, रसियन, इसके 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। इंडिया इसको कब ज्वाइन किया? क्योंकि इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है। इंडिया इसको ज्वाइन किया 2017 में। इसी साल पाकिस्तान ने भी किया। पाकिस्तान और इंडिया दोनों 2017 में इसके मेंबर बने अस्थाना समिट में।
इसकी सुप्रीम डिसीजन मेकिंग क्या है? हेड ऑफ स्टेट काउंसिल। यहाँ पे इसकी सेक्रेटेरिएट है, बीजिंग में है। और एससीओ का ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्लेटफॉर्म है रैट्स का। इसका फुल फॉर्म है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। रैट्स रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। एंटी टेररिज्म से रिलेटेड जो भी डिसीजन वगैरह लेना होता है, ये बहुत बड़ा वहाँ पे रोल प्ले करता है। ये हैं इसके मेंबर्स। तो फाउंडिंग मेंबर्स आप देखिए, पहले चाइना, रसिया, ये तो याद रहेगा, तो बड़े बड़े देश हैं। ये देश हैं 4 देश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। सेंट्रल एशिया में 5 देश हैं। 5 में कौन कौन है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ पे ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको याद करना है, तो इन 4 को याद करने की जरूरत नहीं है, केवल इसको याद रखिए। तुर्कमेनिस्तान तुर्की से मिलता जुलता है, तुर्की दूर है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं है। सेंट्रल एशिया के जो 5 मेंबर हैं सेंट्रल एशिया के, उसमें से केवल तुर्कमेनिस्तान एससीओ का मेंबर नहीं है, बाकी सभी हैं। एग्जाम में ये ऑप्शन दे करके कंफ्यूज कर सकता है। तो याद रखना है, तुर्कमेनिस्तान एससीओ का मेंबर नहीं है, बाकी सेंट्रल एशिया के जो 4 देश बचे वो इसके मेंबर हैं। तो ये हो गए 4 6, यहां पर ये 6 हो गए। अब इंडिया पाकिस्तान 2, इनको एक साथ याद रखना, 6 तो 8। 2017 में बना, 2017 में इंडिया पाकिस्तान बने। यहाँ पे ईरान बना 2023 में, पिछले साल बना एससीओ का मेंबर ईरान। अभी कल ही बना है 4 जुलाई 2024 को बेलारूस। तो इससे याद रहेगा ईरान, बेलारूस। यहाँ पे ये फाउंडिंग मेंबर्स हो गए। ये 2017 में बने, ये 2023 में और 2024 में। ये याद रखना है, एग्जाम में इससे सवाल बनता है। यहाँ मैप के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। यह देखिए, यहाँ पे रसिया है सबसे ऊपर, यहाँ पे चाइना, अब यहाँ पे इंडिया। ये 3 तो हो गए इधर से। ये पाकिस्तान, ये भी हो गया, पाकिस्तान से लगा हुआ ईरान। और रसिया के यहाँ पे लेफ्ट में है बेलारूस, यूक्रेन से सटा हुआ है। तो 5 ये हो गए। अब यहाँ पे देखिए 5 नहीं, ये 6 हो गए बेलारूस को लेकर के। अब ये है कजाकिस्तान, जिसकी यहाँ पे राजधानी है अस्ताना। यहाँ पे किर्गिस्तान, जिसकी राजधानी है बिश्केक। यहाँ पे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये ताजिकिस्तान है। यहाँ पे ये ताजिकिस्तान, इसके दुशांबे यहाँ की राजधानी है। और ये हो गया उज्बेकिस्तान। ये यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है कि ये तुर्कमेनिस्तान एससीओ का मेंबर नहीं है। हो गए सभी। रसिया, बेलारूस, यहाँ पे चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं है। ये डायलॉग पार्टनर है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं एससीओ की गोल के बारे में। चूंकि यहाँ पर ज़्यादातर मेंबर किसी न किसी के पड़ोसी हैं, इसलिए आपस में इनके बहुत सारे डिस्प्यूट हैं। ये डिस्प्यूट है इनके बीच में, चूंकि ये पड़ोसी हैं, तो पड़ोसी हैं तो बाउंड्री लगता है तो झगड़े होते हैं। इसलिए एससीओ का सबसे बड़ा गोल है म्यूचुअल ट्रस्ट। ये म्यूचुअल ट्रस्ट यानी आपसी विश्वास और पड़ोसियत को डेवलप करना है। ये सबसे बड़ा यहाँ पे एससीओ समिट, एससीओ जो प्लेटफॉर्म है, एससीओ प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा गोल है कि यहाँ पर चूंकि ये पड़ोसी हैं सब, तो इनके बीच में किसी प्रकार का होस्टाइल
रिलेशन नहीं रहे, आपसी समझ बढ़े, आपसी ट्रस्ट बढ़े, और पड़ोसी हैं तो पड़ोसियत भी इनके अंदर डेवलप करे, मिलजुल के ग्रोथ करने का सोचे ये लोग। और सबसे ज़्यादा क्षेत्र में कोऑपरेशन, सबसे पहला हो गया म्यूचुअल ट्रस्ट। पहली, जब तक ट्रस्ट नहीं रहेगा तब तक संबंध नहीं बनेंगे। अब संबंध बन रहे हैं तो आगे आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो जितने भी क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र में जितना संभव हो सकता है उतना अगर कोऑपरेशन हो रहा है तो पूरे रीजन में यहाँ पे पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में आसानी होगी। एससीओ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है? एससीओ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वर्ल्ड इकोनॉमी में इसके हिस्सेदारी। एससीओ दुनिया का 40% पॉपुलेशन, यहाँ पे 40% पॉपुलेशन, 30%, लगभग 30% जीडीपी, आगे पीछे हो सकता है इसमें, लेकिन ये दोनों डाटा है। और यूरेशिया, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया, यूरोप प्लस एशिया, तो इतना ये कवर करता है एससीओ। पॉपुलेशन, दुनिया की जितनी पॉपुलेशन उसका 40% पॉपुलेशन एससीओ जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके यहाँ है। और यूरेशिया का 60% एरिया ये एससीओ जो मेंबर स्टेट्स हैं ये कवर करते हैं। तो ये सारे फैक्टर एससीओ की एक बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। इसका बहुत बड़ा जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस भी है। इसका जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्यों है? क्योंकि ये जो सेंट्रल एशिया है ये मिनरल से भरा पड़ा है। इसके बारे में कहा जाता है कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेटल्स हैं वे सभी सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं। ये इस बात को शो करता है कि ये मिनरल्स से बिल्कुल रिच है। लेकिन दिक्कत ये है कि इन कंट्रीज़ के पास में न तो पैसे हैं कि वो उन मिनरल्स को बाहर निकाल करके उसका इस्तेमाल अपने प्रोग्रेस के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए करें, और न ही उनके पास टेक्नोलॉजी है। काहे कि जो जितनी बहुमूल्य धातुएं होती हैं, जो मेटल्स होते हैं, उसको निकालने के लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। इन देशों के पास में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है, ना पैसा है। इसलिए यहाँ पर जो दूसरे देश हैं उनके मन में ये बात रहती है, उनके मन में ये लालच रहता है कि हम ये जो मेटल्स हैं इसको निकाल पाएँ, उसका हम लोग फ़ायदा उठा पाएँ। अमेरिका के पास पैसा भी है, टेक्नोलॉजी भी है, और अमेरिका यहाँ आना भी चाहता है, लेकिन केवल एससीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन की वजह से अमेरिका इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ा पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रसिया और चाइना का ऑलरेडी इन्फ्लुएंस है इस एससीओ प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो चाइना के साथ साथ भारत की भी नज़र इन मिनरल्स पर है, जिससे हमारे देश की कंपनीज को बहुत फायदा होने वाला है। एससीओ के माध्यम से हम ये हासिल कर सकते हैं। एससीओ नाटो का एक काउंटर वेट है। नाटो क्या है? नाटो एक सैन्य संगठन है जिसको हेड करता है अमेरिका। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसी के वजह से रसिया और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, क्योंकि नाटो यूक्रेन के माध्यम से रसिया के दरवाजे तक पहुंचना चाहता है और रसिया ये होने देना नहीं चाहता। इसलिए रसिया ने यूक्रेन पे अटैक किया। तो जो ये नाटो है वेस्ट का, अमेरिका डोमिनेटेड, इसका ये काउंटर वेट है एससीओ, जिसमें वेस्ट का इन्फ्लुएंस ना होकर के रसिया और चाइना का इन्फ्लुएंस है। लेकिन इन सब अच्छाइयों के अलावा कुछ चैलेंजेस भी हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उस चैलेंजेस को हम सबसे पहले देखते हैं। इस पूरे रीजन में जो टेररिज्म है, टेररिज्म मतलब आतंकवाद, एक्सट्रीमिज्म, कट्टरवाद, और सेपरेटिज्म, अलगाववाद, और ट्रैफिकिंग जैसे तस्करी वगैरह, और
जो स्मगलिंग वगैरह होती है, इलीगल इमिग्रेशन वगैरह है, तो ये बहुत तेजी से फैल रहा है। इस पूरे रीजन में टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म और ट्रैफिकिंग वगैरह जितनी इलीगल एक्टिविटीज हैं, इसका ये गढ़ बनते जा रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है। तो आसपास रहने के बावजूद एससीओ मेंबर के बीच बहुत ही रिच डाइवर्सिटी है। पहला चैलेंज ये हुआ। दूसरा कि ये सभी जितने भी ये मेंबर्स हैं सभी आसपास हैं, किसी न किसी के आसपास ही हैं। रसिया से लगता हुआ सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया से लगता हुआ चाइना है, चाइना से लगता हुआ इंडिया है, इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान ईरान, ईरान का सेंट्रल एशिया के साथ भी है। तो ये सारे देश आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इतने क्लोज होने के बावजूद सबका अलग अलग कल्चर है। यहाँ पर डाइवर्सिटी रिच है। रिच डाइवर्सिटी होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे कॉन्सेंसस बिल्डिंग में दिक्कत आती है। किसी भी इशू पे आम सहमति नहीं बन पाती है। अब देखते हैं एससीओ का भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। एससीओ का भारत के लिए इंपॉर्टेंस, चूंकि ये रीजन ही आतंकवादियों से प्रभावित है, इसलिए पड़ोसी होने के नाते भारत भी प्रभावित होता है। इसलिए सिक्योरिटी के हिसाब से भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये एससीओ प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम हमारी कोई भी अगर समस्या है तो हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। रैट्स के थ्रू भारत काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस शेयरिंग पर काम कर सकता है। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, याद रखना है। रैट्स एससीओ से जुड़ा हुआ है और ये एंटी टेररिज्म से संबंधित इसका पर्पस है, इसका काम है। इसके माध्यम से हम काउंटर टेररिज्म जो भी ऑपरेशंस वगैरह करना होता है, चाहे जो भी इनिशिएटिव लेना होता है, इंटेलिजेंस शेयरिंग करना होता है और जितनी टेक्नोलॉजीज हैं उसको अगर एडॉप्ट करना होता है दुनिया में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, तो उसके लिए ये एक प्लेटफॉर्म के जैसा काम करता है। ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म स्मगलिंग को भी रोकने में भारत को बहुत मदद मिल सकती है। क्योंकि भारत एक एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है, इसका मतलब है कि हमारे यहाँ एनर्जी की कमी है। हम दूसरे देशों से एनर्जी के जो भी सोर्सेस हैं उसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं, खरीदते हैं दूसरे देशों से। इसलिए भारत के पास एससीओ एक अपॉर्चुनिटी जैसा है जिससे भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम केवल पाकिस्तान है, क्योंकि यह भारत और सेंट्रल एशिया के बीच में है और इसकी नाकामी का खामियाजा भारत को भुगतना पड़ता है। इसका एग्जाम्पल है तापी और आईपीआई। जैसे देखिए ये इधर सेंट्रल एशिया कंट्री हो गया, उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेस है, एनर्जी के भी रिसोर्सेस हैं। हमको उधर से लाना है अगर, तो हमारे बीच में कौन आ रहा है? यहाँ पे अफगानिस्तान है या पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ में हमारे संबंध बहुत खराब है। ये कोई भी प्रपोजल होता है तो उसको आंख मूंद के ये अपोज करता है। अगर कहीं पे सहमति बनता भी है तो ये इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है। इसका जीता जागता उदाहरण है तापी। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये एक पाइपलाइन है। यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान से आने वाला था। एक आईपीआई है, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन। तो दोनों है अधर में लटका हुआ है पाकिस्तान की वजह से। जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी हमारी पूरी हो सकती थी यहाँ से, वो पाकिस्तान की वजह से यहाँ पे पूरा नहीं हो पाता है। एससीओ हमें सेंट्रल एशिया का डायरेक्ट एक्सेस देता है। इसके माध्यम से हमारा ट्रेड जो व्यापार है, ट्रेड है, वो फ्लरिश कर सकता है और वेरियस फील्ड्स में हमारी इकोनॉमिक टाइज को इम्प्रूव कर सकता है। इसके माध्यम से बहुत सारे फील्ड में है, आईटी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग, फाइनेंस वगैरह, फार्मास्यूटिकल में, जितने भी ये सेक्टर हैं इनमें हमारी इकोनॉमिक टाइज को यहाँ पे इम्प्रूव कर सकता है। चूँकि यहाँ पे जोग्राफिकल कॉन्स्टेंट देखने को मिलता है, बीच में पाकिस्तान है, इसलिए अगर इस प्लेटफॉर्म में हमारी अच्छी इन्फ्लुएंस है, अच्छी यहाँ पे मौजूदगी है, तो ये एक डायरेक्ट एक्सेस का काम कर सकता है हमारे लिए सेंट्रल एशिया में।
अगर सेंट्रल एशिया में हमारी मौजूदगी रहती है तो ये अल्टरनेट रूट प्रोवाइड करता है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म में जो सहमति बनती है, जो इनिशिएटिव निकल के आते हैं, उसके माध्यम से हम अपने ट्रेड को यहाँ पे जो भी उसकी पोटेंशियल है उसको हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेंट्रल एशिया को लेकर भारत की एक पॉलिसी है, कनेक्ट सेंट्रल एशिया, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। क्योंकि यहाँ पर जियोपॉलिटिकल जो खेल है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रसिया और चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते हैं। चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस है, चाइना का इन देशों में जितने भी माइनिंग वगैरह एक्टिविटीज़ की जाती है वहाँ पर चाइना ऑलरेडी बहुत बड़ी लीड ले चुका है। तो ये अगर उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है तो भारत के हक में ये है कि भारत भी अपनी कनेक्टिविटी वहाँ तक बढ़ाए। तो इसलिए भारत ने एक पॉलिसी लेके आया कि कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। इस पॉलिसी के माध्यम से भारत इस रीजन में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है, जिससे इस रीजन में हमारे दुश्मन ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ा पाए। इस रीजन में हमारे दुश्मन कौन है? चाइना है, पाकिस्तान है। ये एक ऐसा माध्यम है जहाँ भारत अपने दोस्त जैसे रसिया और दुश्मन जैसे चाइना, पाकिस्तान, सबके साथ एक साथ इंगेजमेंट कर सकता है। साइमल्टेनियसली हम इंगेज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे दोस्त भी हैं जैसे रसिया और दुश्मन भी हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पे हम आकर के दोस्त और दुश्मन दोनों को एक साथ कैसे साधा जा सकता है, ये हम यहाँ से सीख सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि दोनों के साथ हम अपना इंगेजमेंट बढ़ाएं। अब देखते हैं भारत एससीओ के मेंबर होने के कारण किन दुविधाओं में फंसता है। क्या चैलेंजेस है भारत के सामने? सिंस एससीओ रसिया और चाइना के द्वारा फाउंड किया गया है तो यहां पर इनका डोमिनेंस है। ये चैलेंजेस हम देखते हैं कि एससीओ में अगर हम इसके मेंबर हैं तो हमारे लिए क्या चैलेंजेस है यहाँ पे। तो इसको फाउंड किया गया चाइना और रसिया के द्वारा, और सबको पता है कि वेस्ट के साथ में, अमेरिका के साथ में इन दोनों के संबंध अच्छे नहीं हैं। तो इनकी डोमिनेंस के कारण क्या होता है कि हमारा यहाँ पे लिमिटेड रोल होता है। ये फाउंड किए थे तब से इसके मेंबर हैं। हम तो 2017 में बने हैं, कई साल बाद बने हैं, तो पहले से इनका इन्फ्लुएंस है। तो हमारा यहाँ पे लिमिटेड रोल रह जाता है, हमारी कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंस इस प्लेटफॉर्म पे है नहीं। दूसरा चीज, चूंकि एससीओ को एंटी अमेरिका यानी एंटी वेस्ट के रूप में यहाँ पे टर्म किया जाता है, एंटी यूएसए, यहाँ जहाँ पर रसिया का डोमिनेंस रहेगा, सीधा सा मतलब है कि वो एंटी यूएसए हो गया, एंटी वेस्ट हो गया। पूरे यूरोप के बारे में बात हो रही है, यूरोप, अमेरिका वगैरह। तो इनके काउंटर के रूप में हम लोग एससीओ को देखते हैं। तो इसलिए भारत का इस ग्रुप यानी एंटी वेस्ट ग्रुप में होना एक दुविधा खड़ा कर देता है, क्योंकि भारत वेस्ट के साथ, अमेरिका के साथ अपनी इंगेजमेंट बढ़ा रहा है। इसलिए हमारे लिए एक परेशानी बन जाता है कि हम दोनों को बैलेंस कैसे करें। हम वेस्ट यानी अमेरिका वगैरह के साथ में, वेस्ट के साथ में, अमेरिका के साथ में अपना इंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि अमेरिका के साथ में हमारे अच्छे संबंध हो, यूरोप के साथ अच्छे संबंध हो। हम बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह भी कर रहे हैं अलग अलग देशों के साथ में। तो हम उनके करीब जाना चाहते हैं, तो उनका कोई दुश्मन है उसके साथ हम अच्छा संबंध नहीं रख सकते हैं। इससे क्या होता है, बैलेंस करने में दिक्कत होता है। अगर हम एससीओ में ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़ाते हैं तो वेस्ट नाराज हो सकता है, और अगर वेस्ट के साथ ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़ाते हैं तो एससीओ का जो रीजन में है वो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि एससीओ वाले रीजन में हमारे जो दुश्मन हैं वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा देंगे, वो हमारे लिए मुसीबती खड़ी करेंगे, हमारे लिए सिक्योरिटी सिचुएशन खड़ा कर सकते हैं।
टेररिज्म को प्रमोट कर सकते हैं हमारे एरिया में। तो इसलिए इस एससीओ प्लेटफॉर्म को कैसे मैनेज करना है, कैसे बैलेंस बना के चलना है कि हमारा संबंध अमेरिका के साथ अच्छा रहे, यूरोप के साथ अच्छा रहे, और साथ साथ एससीओ में भी हमारी मौजूदगी बनी रहे, एससीओ के साथ भी हमारा अच्छा संबंध रहे। इसके लिए एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है बैलेंसिंग है। कैसे हम सबको एक साथ बैलेंस करते हैं। अब देखते हैं मोदी जी का समिट अटेंड नहीं करने का कारण। सिंस हमारे देश में अभी अभी चुनाव संपन्न हुए हैं और नई सरकार अभी पार्लियामेंट में ज़्यादा बिजी है, इसलिए व्यस्तता के कारण मोदी जी नहीं गए। इसका ये काउंटर है कि ये बिजी तो एक बहाना है, क्योंकि जो पिछले साल जो इसकी समिट की मेज़बानी करनी थी, तो भारत ने इसको वर्चुअल समिट कराया, इन पर्सन समिट नहीं करा के वर्चुअल। पिछले साल तो मोदी जी बिजी नहीं थे। इसका मतलब ये है कि भारत यहाँ पर ज़्यादा दिखना नहीं चाहता है, वेस्ट की नज़र में नहीं आना चाहता है कि हम इसके साथ में, रसिया के साथ में, चाइना के साथ में अपनी इंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। और दूसरा कारण है, मोदी जी नहीं चाहते हैं कि उन्हें चाइना के प्रेसिडेंट और पाकिस्तान के पीएम के साथ मंच साझा करना पड़े, क्योंकि इन दोनों देशों के साथ में हमारा संबंध अभी बहुत खराब है। चूँकि यहाँ पे ये पहले से पहुँच गए हैं, चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ, तो इनके साथ में संबंध खराब है, तो मोदी जी नहीं चाहते कि इसके साथ हम मंच ही साझा करें। रही बात रसिया की, तो रसिया तो मोदी जी इसी महीने जा रहे हैं। देखिए, भले ही इस ग्रुप में चाइना का डोमिनेंस है, सबको पता है कि एससीओ में चाइना का डोमिनेंस है, तो भले ही इस ग्रुप में चाइना का कितना भी डोमिनेंस है, फिर भी भारत इसमें बना रहेगा। क्यों? क्योंकि भारत इस प्रकार वेस्ट को दिखा पाएगा कि उसकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। हाँ, वो वेस्ट के, अमेरिका के नाराज होने के डर से किसी से संबंध बनाना नहीं बनाना ये डिसाइड नहीं करेगा। वो एससीओ का मेंबर भी हो सकता है और वेस्ट के साथ में क्वाड का भी मेंबर हो सकता है, तो सबको बैलेंस कर सकता है। इंडिया ये यहाँ पर दिखाना चाहता है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ये किसी कंट्री के खुश होने, नाराज होने से प्रभावित नहीं होती है। हम अपनी डिसीजन अपने इंटरेस्ट को देखते हुए लेते हैं। तो और दूसरा कारण है कि जो सेंट्रल एशियाई जो कंट्रीज हैं उसके साथ हमारे संबंध बहुत पहले से बहुत अच्छा है, तो इस प्लेटफॉर्म को नेग्लेक्ट करके भारत उन देशों के साथ में अपना संबंध खराब नहीं करना चाहेगा। यहाँ पर हमारे हित जुड़े हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारी पोटेंशियल है कि हम वहाँ पे इंगेजमेंट बढ़ा करके हम उससे बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। वहाँ पर मिनरल एक्सट्रैक्ट हम कर सकते हैं और इस माध्यम से हम वहाँ के लोगों की जो डेवलपमेंट नीड है उसको भी पूरा कर सकते हैं, और ऐसा करने से हमको भी फ़ायदा होगा। तो हमारी जो डेवलपमेंट नीड है वो भी पूरी होगी, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको भी हम फुलफ़िल कर पाएंगे, और इस तरीके से हम इंगेजमेंट बढ़ाते हैं तो हमारा बायलैटरल ट्रेड वगैरह बढ़ेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ेगा। तो इस प्रकार भारत का यहाँ पर गोल है कि सबके साथ में एक बैलेंस बना के चले। वेस्ट के साथ में भी अपना संबंध रखे, अमेरिका के साथ भी अच्छा संबंध बना के रखे, यूरोप के साथ भी संबंध बना के रखे, सेंट्रल एशिया के साथ में भी अपना संबंध बना के रखे, किसी गुट का हिस्सा नहीं बने। तो आज का सेशन यहीं तक, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।